अस्सलाम वालेकुम। हाइब्रिड दोनों क्लासेस, आवाज तो सही ठीक है? ओके, लेक्चर 20 स्टार्ट करते हैं। कैप 1 का क्वेश्चन आपके होमवर्क में था फैन। आई कैप में क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट है शो द डिस्क्लोजर अंडर IS 16 इन रिलेशन टू फिक्स एसेट्स इन द नोट्स टू द पब्लिश्ड अकाउंट्स फॉर द यूनिट 31 दिसंबर 2015। जी, नोट बनाना है। नोट बनाना है तो सबसे पहला काम आपसे मैंने जो है वो अर्ज किया था, आपने फॉर्मेट बना लिया करना है। ठीक है, हमरे परला कोना आपने नहीं दिखाना है जो एक्स्ट्रा बोर्ड है। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, यहाँ से लगाइए। ओके जी। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले फैन है, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15 है। पूरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखना है आपने, पीपीई नहीं लिखना। ठीक है, फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, मैक्सिमम चीजें इस ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाले सेक्शन में इवन रीवैल्यूएशन भी आ जाए तो ये कौन कौन सी होती हैं? ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन और क्लोजिंग। इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला सेक्शन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ओपनिंग बैलेंस, ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग। बुक वैल्यू और ये मुफ्त के नंबर पहले ही लिख लेना है ये भी। ठीक है, ये मुफ्त के नंबर भी छोड़ने नहीं है। ओके, अच्छा, उसके बाद सवाल की तरफ आना है और सवाल को कम से कम 2 दफा बगैर किए पढ़ना है, तीसरी बार फिर करने के लिए पढ़ना है। ये टाइम जाया नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को फेल होने का तरीका नहीं सिखा रहा बेटा, मैं पास होने की बात कर रहा हूँ। फायदा होगा इससे। कम से कम 2 दफा आपने सवाल को पढ़ना है, फिर तीसरी बार उसको सॉल्व करने के लिए पढ़ना है। ठीक है, अब जब आपने सवाल को, कल मैंने आपके साथ पढ़ा था, फिर आपने घर पे इस सवाल को पूरा पढ़ा है। ठीक है, तो आपको आइडिया है कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फिक्सचर्स के अलावा कोई और नई क्लास ऑफ एसेट इधर ऐड नहीं हुई। ऐसा हो सकता है सवाल के अंदर मिसाल के तौर पे कोई व्हीकल खरीद लेते, अब व्हीकल ना लैंड है, ना बिल्डिंग है, ना प्लांट है, ना फिक्सचर है, तो फिर उसके लिए नया कॉलम भी पढ़ सकता था। लेकिन सवाल के अंदर आपने पढ़ा और आपको इन 4 के अलावा कोई 5वीं चीज नजर नहीं आई। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ठीक है जी, तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपने तो कैसे कंफ्यूज होंगे इसको देखकर। अभी कुछ भी नहीं है बस यहाँ पे। ठीक है, कर लेंगे जब मौका आएगा ना। मौका, वर्ल्ड कप आ गया ना, मौका भी आ गया। अच्छा जी, ओके जी। इतना फॉर्मेट परसों की क्लास में आपको बनवाया था। ठीक है, मल्टीपल एसेट्स वाला। कल फिर हम सिर्फ रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, अब आज एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है जो आप घर पे करके हैं, मैं सारा करवाऊंगा आपको। इस फुल फ्लैज क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको कॉस्ट मॉडल भी नजर आएगा, रीवैल्यूएशन मॉडल भी नजर आएगा, मल्टीपल एसेट्स भी है। ठीक है, तो ये 4 एसेट्स हैं, टोटल के कॉलम की जगह छोड़नी है। पर्चे में क्या करना है, 4 चीजें हैं, 4 कॉलम छोड़ दिए। 5वां, अगर सवाल में कहे टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड तो फिर ना बनाना, खामोशी के केस में लाजमी बनाना है। खामोशी के केस में लाजमी बनाना है टोटल कॉलम। अब एहतियातन ये किया करो कि 4 कॉलम डालने के बाद ना 5वां कॉलम जो है ना उसकी जगह खुली रख दिया करो जगह, कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई चीज पढ़ने से रहेगी और बाद में आ जाए तो वो कॉलम भी एडजस्ट कर लेंगे, जरा तंग तंग करके टोटल कॉलम भी बना लेंगे। ठीक है, और अगर टोटल कॉलम रिक्वायर्ड ना हो तो फिर थोड़ी सी जगह वैसे भी खाली रखना, कोई एडिशनल चीज आ ना जाए। वैसे आएगी नहीं इंशाल्लाह, जब 2 बार आपने सवाल को पढ़ लिया होगा। 2 बार सवाल पढ़ के तीसरी बार जब करने के लिए पढ़ते हैं तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि आप जो है वो सवाल में कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि सारा सवाल काटना पड़े। वरना कभी कभी ऐसा होता है पूरा सवाल कर जाते हैं, एंड में जाकर बताता हो ये चीज तो पहले पढ़ी होती तो ध्यान से, तो सवाल ही कुछ और होना था। फिर वो सवाल काटते हैं, फिर नए सिरे से शुरू करते हैं। तो इसलिए पक्का सबसे पहले रिक्वायरमेंट, पक्की तरतीब, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा करेंगे, उसके बाद सारा सवाल, फिर सारा सवाल 2 दफा पढ़ लेंगे, फिर फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, सही है। तीसरी बार फिर सवाल को पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे इंशाल्लाह। इससे फायदा होगा, टेस्ट पे आजमा के देख लेना, इससे आपको फायदा होगा। इससे टाइम जाया नहीं होता, टाइम बचता है, टाइम सेव होता है। रीडिंग की वजह से आपका क्वेश्चन प्लान हो रहा होता है। ठीक है जी, तो यहां तक फॉर्मेट में कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। फॉर्मेट में कोई मसला है तो पूछे। देखें ये फॉर्मेट, कितने बच्चों ने घर पे इस सवाल को किया है? ओके, साकिब को बुलाएं जरा, मार्कर ताजा दम कर दें मुझे। कितने बच्चों ने किया सवाल को? अटेम्प्ट अगेन आपकी क्लास की रेशो कम है होमवर्क करने की। हाथ खड़ा, कितने अटेम्प्ट नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया, हाथ खड़े रखें, हाथ खड़े रखें प्लीज। क्यों नहीं किया अटेम्प्ट बेटा? अच्छा, करने वाला सवाल तो यही था जी। क्यों नहीं किया अटेम्प्ट? हाथ खड़ा करें, हाथ 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 जी। क्यों नहीं किया अटेम्प्ट? अगली बार प्रोग्राम है? अगली बार ही होगा, ऐसे तो बैठा नहीं है, इस दफा तो पास नहीं होगा ऐसे। अगली बार कर लें, ठीक है, मशवरा कर लें आपस में। ठीक है, मुझे लिखवा भी लें सादा समय पे आके कि अगली बार फिर ये पढ़ लेंगे, इस बार तो ऐसे पास होना नहीं। इधर भाई हाथ खड़ा करो अभी, बेशर्मो, मत पढ़ो मत पढ़ो, अगली बार पढ़ लेना। ऐसे नहीं पास होगा, जैसे आप समझ रहे हैं कि पीआरसी थोड़ा ही, पीआरसी अगर आप समझते हैं कि पीआरसी ऐसे नहीं पास होती तो फिर तो बहुत ज्यादा समझे कि ये तो कभी भी पास नहीं होगा पढ़े बगैर। ठीक है, ओके चलें। अच्छा जी, ये फॉर्मेट बन गया। उसके बाद अब तरतीब क्या थी जी? सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी,
2 दफा सवाल को पढ़ा और फॉर्मेट बना लिया। यहां तक कोई मसला है तो पूछ सकते, नहीं है तो शुरू करें सवाल। हाइब्रिड 2 के अंदर एक बंदा मौजूद रहे, हाइब्रिड 2 में अहमद को बिठाएं, उसमें मसला आता है कभी कभी। लग रहा है कि उनकी तस्वीर ठीक आ रही है बच्चों आप लोगों की? हाइब्रिड 2 की तस्वीर ठीक आ रही है? ओके, अहमद को हाइब्रिड 2 में बिठाएं और साकिब को बुला दें। अच्छा जी, पैम हैड फॉलोइंग टेंजिबल एसेट्स एज एट 31 दिसंबर 2014। जी, नोट बना रहे हैं हम 31 दिसंबर 2015 का। ये बैलेंसेस है 31 दिसंबर 2014 के। ये क्या है? ये पिछले साल के क्लोजिंग हैं जो इस साल के ओपनिंग बनेंगे। मैंने कल कहा था ये वो हैं जो रूल के निकाल रहे थे कल, यहाँ पे रेडीली अवेलेबल। ठीक है, तो कॉस्ट एसेट्स की यानी एसेट अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूड अमाउंट इनमें किसी की भी नहीं, क्योंकि पहली रीवैल्यूशन इस सवाल के अंदर हो रही है 15 वाले साल में। इससे पहले कभी एसेट रीवैल्यू नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये क्या है? एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, और ये एक्यूमुलेशन का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो 1 बाय 1 लिखवा दो। लैंड का ओपनिंग कॉस्ट है 500, बिल्डिंग की 400, 1613, 390। डन जी, ये ओपनिंग कॉस्ट लिख दी, एसेट अकाउंट का ओपनिंग लिख दिया। नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन लैंड ओपनिंग नहीं आ रही, लैंड डेफिसिट नहीं होता। ओपनिंग 0, 80, 458 और 140। ओपनिंग 0, 80, 458 और 140। ठीक है जी, ये भाई 80 एंड वाली लाइन से पूछ रहा हूँ, 80, 458 और 140 क्लियर नजर आ रहा है? थोड़ा छोटा लिखा गया, बारल माजरत, तो गुजारा कर लो, क्योंकि पूरे फॉर्मेट को सामने भी रखना होता है जी। ये बच्चों, ये मार्क्स थे, ये सवाल में से ये डाटा उठाकर ओपनिंग में लिखा, ये मार्क्स हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं 0.25 या 0.5 मार्क अगर हर फिगर के वहां पर हैं तो वो आपको मिलेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना कि आपने इनको ओपनिंग ही क्यों बनाया, फिर इसको कॉस्ट में क्यों रखा, इसको कन्वेंशन में ही क्यों रखा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपने वहां पर अपने अप्लाई किए, ये मार्क्स हैं। ये हर फिगर जो पीपीई का नोट रिक्वायर्ड है ना, तो हर फिगर जो पीपीई के नोट के अंदर जानी है वो मार्क्स लेकर आएगी। वो क्या करेगी जी? मार्क्स लेकर आएगी, ठीक है। ओपनिंग इज ओवर। आगे चलें। तरतीब मैंने पिछली क्लास के अंदर जो रखी वो कुछ इस तरह से थी। सबसे पहले एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट जिक्र की मैंने, डिस्कस कर ली। उसके बाद फिर फिक्सचर्स को हमने पकड़ लिया, इत्तेफाक ऐसा ही हुआ। फिक्सचर्स 0.3 में फिक्सचर्स का डिस्पोजल, फिर 0.4 मैंने बनाया प्लांट का एडिशन और फिर प्लांट का डिस्पोजल, ठीक है जी। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 5 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की डिस्कशन की, और फिर जाकर 0.6 और 7 ये रिवैल्यूएशन के एंड पर की है। ये तरतीब मैंने पिछली क्लास में रखी थी, थोड़ा आगे पीछे कर दी तरतीब, फर्क कोई नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मैंने बच्चों को ये जरूर कहा कि देखो बच्चों, पर्चे में भी ऐसे ही करना है। अगर कोई एडजस्टमेंट आपको समझ में नहीं आती तो आपने उस एडजस्टमेंट को पेंडिंग कर देना है, और आसान एडजस्टमेंट, आसान मार्क्स लेते चले जाने, ठीक है। अब वो इत्तेफाक से लैंड और बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन, वैसे तो आप लोगों को रिवैल्यूएशन ज्यादा अच्छी समझ आती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको उसमें भी आसान से बात से शुरू करवाना था। तो सबसे आसान इस सारे सवाल में प्लांट था। सबसे आसान क्या है जी? प्लांट, ठीक है। तो लेकिन मैंने फिक्सचर पहले कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है। सबसे पहली बात करते हैं हम इस पॉइंट की, जो मैंने कल कहा था, इसको काट दो, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। अ डिपॉजिट ऑफ 20,000 इज पेड फॉर अ, देखिए ओपनिंग लिख चुका हूं, आगे क्या कह रहा है, इन द 31 दिसंबर 15 फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर, ठीक है। अ डिपॉजिट ऑफ 20,000 इज पेड फॉर अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम व्हिच इज अनडिलीवर्ड एट द ईयर एंड। इससे पहले कि हम इसके बारे में कोई राय कायम करते, मैंने बच्चों को एक छोटी सी एग्जांपल लिखवाई, ठीक है जी। ये देखें, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ था, फैज, ठीक है जी। तो मैंने उससे पूछा, उसका नाम और फिर एग्जांपल बन गई। एग्जांपल क्या बनी जी? फैज वेंट टू इंटरवुड फर्नीचर्स एंड पेड एन एडवांस ऑफ ₹300 ऑन 20 अक्टूबर 22 फॉर फर्नीचर। द फर्नीचर वॉज डिलीवर्ड ऑन 15 जनवरी 2023। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी लिख लेता हूँ मैं, ये पिछली क्लास में मैंने जुबानी बता दी थी, आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। मैंने कहा था अगली क्लास में मैं फिर लिखवा दूंगा, आपको जुबानी बता रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज ₹1000। आगे अपनी मर्जी से सिफर लगा लेना, कोई मसला नहीं। 1000 रुपए का फर्नीचर है। 30 अक्टूबर को फैज ने एडवांस जमा कराया और 15 जनवरी को ये फर्नीचर रिसीव हुआ। रिक्वायरमेंट है 5 जनरल एंट्रीज ऑन रेलेवेंट डेट्स। रेलेवेंट डेट्स ये दो ही हैं, मैंने बता दिया आपको रेलेवेंट डेट्स कौन सी, ठीक है। अब 20 अक्टूबर 2022 को क्या एंट्री पास होगी?
फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, नेवर नेवर। फर्नीचर जब तक आएगा नहीं तब तक डेबिट कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर आपने ये कैश पे कर दिया है तो एक करंट एसेट आपकी किताबों में नजर आएगा, नाम होगा उसका एडवांस फॉर फर्नीचर। तो ये डेबिट करके कैश या बैंक को आपने कर देना है क्रेडिट। ठीक है जी, कितना 300। अच्छा, अब ये एंट्री हमने किस वक्त की है जी? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस। ठीक है जी। अब जनाब, अगर मिसाल के तौर पे फैज का ईयर एंड 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर 2022 पर इसकी बैलेंस शीट में कोई फर्नीचर नजर नहीं आएगा, ऐसा ही है ना? ठीक है, इसकी बैलेंस शीट के अंदर एक करंट एसेट नजर आएगा जिसका नाम होगा एडवांस फॉर फर्नीचर। ये एडवांस फॉर फर्नीचर करंट एसेट क्यों है जी? एसेट क्यों कह रहा हूं इसको? वैसे एसेट क्यों कह रहा हूं? एसेट क्यों कह रहा हूं? ये एक राइट है टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। बचपन में आपने डेटर पढ़ा था, डेटर डेटर को आप क्या कहते थे? राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। तो इसको कहते थे ये एसेट है। इसलिए क्या ये राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर है? तो फिर एसेट क्यों कह रहे हैं? हाँ, एक राइट है टू रिसीव फर्नीचर इन फ्यूचर, तो बहरहाल ये एक एसेट है। अब एसेट करंट एसेट में क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये अगले साल के 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ही हमें रिसीव हो जाना। अगले पूरे साल के अंदर जो भी, अगर ये मिसाल के तौर पे अगले साल में 6 महीने बाद भी रिसीव होना होता तब भी कहां नजर आता? करंट एसेट्स में। ठीक है जी। तो अगर बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें कोई फर्नीचर नजर नहीं आएगा, बल्कि एक करंट एसेट नजर आएगा बैलेंस शीट के अंदर जिसका नाम होगा एडवांस फॉर फर्नीचर। अब जिस दिन ये फर्नीचर रिसीव करेगा फैज, उस दिन फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है जी? 1000। तो जिस दिन फर्नीचर आ गया उस दिन पूरे का पूरा फर्नीचर डेबिट हो जाएगा कितने से जी? 1000 से। ठीक है, अब सारा पैसा कैश में पे करने की बजाय फैज कहेगा इंटरवुड वालों को कि भाई साहब पहले तो 30 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, उसको एडजस्ट करो। तो एडवांस फॉर फर्नीचर जो है, ये जो करंट एसेट था ये खत्म हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का कैश भी पे कर सकता है, चेक भी दे सकता है, इवन बाकी पेबल भी हो सकता है। लेकिन इन एनी केस फर्नीचर ने 1000 से ही डेबिट होना है। बाकी 700 का क्रेडिट पे कर दिया तो 700 क्रेडिट कैश में, पे नहीं किया तो बाकी 700 क्रेडिट पेबल में। ठीक है, और ये एंट्री हमने किस टाइम की है जी? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ फर्नीचर। डन जी। अब ये थोड़ी सी बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो इसलिए थी कि जरा आपको मैं समझा लूं, जो यहां पर इग्नोर करना है उसको जी। Point 2, a deposit of 20,000 is paid for a new computer system which is delivered at the year end. अगर डिलीवर्ड होता तो फिर शायद हम ये अज्यूम करते कि इतने का ही कंप्यूटर है, इसको एडिशन कहते, लेकिन चूंकि ये कंप्यूटर किधर गया, अनडिलीवर्ड एट द ईयर एंड है, तो ये हमारा पीपीई नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये हमारा एक एडवांस है। ठीक है जी, इसको पीपीई में शामिल नहीं करना। ठीक है, अब इसको इग्नोर करना है तो कहीं ना कहीं इसको लिखेंगे। ठीक है, चलो वो बाद में देखते हैं। फिलहाल ये पॉइंट 2 जो है इसको हमने क्या कहा, जिसे इग्नोर कर दो, लेकिन लिखना जरूर है, अभी लिख लेते हैं। पॉइंट 2, एडिशन टू। असल में ना ये फिक्सचर्स की बात इसलिए शुरू कर दी थी कि यहाँ से मैंने समझाना था बच्चों को आगे कि कैसे इसको इग्नोर करना है। सिर्फ इग्नोर कर देने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं लिखकर बताओ एग्जामिनर को कि आपको पता था कि इस एडवांस को पीपीई में नहीं डालना। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, एडिशन टू फिक्सचर इन एडिशन टू फिक्सचर एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट ऑन न्यू कंप्यूटर सिस्टम आर 40,000। जी, एक्सक्लूडिंग है तो हम क्या करें? क्या करें जी? एक्सक्लूडिंग को कह रहा है जी एडिशन हुआ है फिक्सचर में 40,000 का, जिसमें डिपॉजिट ऑन न्यू कंप्यूटर सिस्टम, ये वाला जो है, ये वाला, ये शामिल नहीं है। तो क्या करें? पहले तो शुक्र करें बेटा, शुक्र करने से नेमत बढ़ती है? शुक्र करें। क्या अगर ये 40,000 में पड़ा होता तो हमें निकालना पड़ता, क्योंकि ये एडिशन टू फिक्सचर नहीं था। तो सही है ना, अभी फर्नीचर आया नहीं था, फर्नीचर फिक्सचर में नहीं डालना था, लेकिन शुक्र है कि ये उसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब फिक्सचर्स का एडिशन कितना बना? 40,000। अब इधर देखो, फिक्सचर के कॉलम में हम आए, जहां पे मैंने लिखा एडिशन कितना जी? 40। इधर देखो, ये 40 लिखकर मैंने एक छोटा सा नोट जाकर लिखा वर्किंग्स में। तरतीब क्या होगी बताता हूं, पहले नोट लिख लूं। नोट क्या लिखा जी कि डिपॉजिट ऑफ ₹20,000 इज एन एडवांस। बस ये भी काफी है, बल्कि थोड़ा और लिखना चाहो तो आगे ये ऐड कर लो, एंड नॉट
आ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आइटम। ये ऐसी इजाफी बात है, वरना इतना लिख देना काफी है कि डिपॉजिट ऑफ 20,000 इज एन एडवांस फॉर फर्नीचर। बल्कि क्यों लिखो, ये मुश्किल लग रहा है। इज एन एडवांस फॉर फर्नीचर, सो इग्नोर्ड, देयरफॉर इग्नोर्ड। ठीक है, हाँ ये लिख लो, ये लिख लो, देयरफॉर इग्नोर्ड। फर्नीचर लिख दिया मैंने, सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी एग्जांपल है फर्नीचर था ना, माफ कर दो, माफी दे दो जी। अब होगा क्या, इधर आके ना हम, इधर आके यहाँ पर हम एक छोटा सा रेफरेंस देंगे एग्जामिनर को कि ये 40 का एडिशन जो है, इसके लिए जरा वर्किंग जो जाके देखना, वो जाके देखेगा तो हम उसे बता रहे होंगे कि जो 20,000 नजर आ रहा था ना सवाल में, वो क्योंकि एडवांस है इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, इग्नोर। उसे पता लग गया कि आपने समझ बूझ के इसको छोड़ा है। ठीक है, अच्छा तरतीब क्या होगी जी, फिक्सचर्स और फिटिंग्स ही आते हैं। ये फिक्सचर है, ठीक है, ये फिटिंग है, फिक्सचर भी कह सकते हैं। जो फर्नीचर है वो मूवेबल नहीं है, उसको फिक्सचर भी कह देते हैं। ठीक है, वो फिटिंग्स को भी उसको, ये फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, ये इंटरचेंजेबली यूज होने वाले अल्फाज हैं, इसमें फर्नीचर ही आता है यूं कह ले। ठीक है, इक्विपमेंट भी आ सकता है, फर्नीचर अब उन्होंने अलग से नहीं रखा हुआ। ठीक है, और उसने निशानी ये दे दी कि ये इक्विपमेंट के अंदर जो 40,000 आ रहा है फिक्सचर में एडिशन, इसमें ये 20,000 एडवांस नहीं पड़ा, तो इसका मतलब उसने फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के अंदर ही इन इक्विपमेंट्स को ही रखना था। जैसे अब ये एसी लगा हुआ है, इसका अलग से कॉलम बनाने की बजाय हो सकता है कॉलेज वाले जो है इसको फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के अंदर रख लें, इक्विपमेंट भी आ सकता है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट भी कह सकते हैं। तो ये एक क्लास बनाई जा सकती है, मिलती जुलती चीजें। सुने जी, तरतीब बताने लगा था। आप लोगों ने क्या करना है, आपने सफे, पहले सफे के ऊपर मेन नोट की बॉडी बनानी है, दूसरे सफे को आपने खाली छोड़ देना है, और तीसरे सफे पे आपने हेडिंग बनानी है वर्किंग्स की। उसके बाद जो वर्किंग्स जरूरत हुआ करेंगी वो वर्किंग्स हम करते रहा करेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर बाद एडिशन, ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, ठीक है, वो मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो जो वर्किंग्स की जरूरत होगी वो अलग, बिल्कुल अलग बात, ध्यान से सुने, नोट वर्किंग्स एक साथ मिक्स नहीं करने। ये नहीं करना आपने कि नोट भी चल रहा है बीच में वर्किंग्स भी चल रही हैं। पहला सफा मेन बॉडी के लिए नोट की, दूसरे सफे पे सब नोट्स होंगे। जैसे ये सब नोट है ना, ये 7.1 ये सब नोट है, दुम है ये नोट की। ठीक है, ऐसे ही 7.2 3 4 5 आगे बढ़ेंगे, सब नोट्स बनाने हैं आज, हमने सीख लेंगे 2-3 भी उनमें से, बड़े आसान आसान है। ठीक है, तो पहले सफे के ऊपर मेन नोट आ जाया करता है और आगे दूसरे सफे के ऊपर कुछ सब नोट्स आ जाया करते हैं। तो पहला और दूसरा सफा आपने नोट के लिए छोड़ देना है जो रिक्वायरमेंट है। तीसरे सफे पे आपने हेडिंग बनानी है क्लियर कट वर्किंग्स की, और फिर बेशक वो वर्किंग तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें जहां तक चलती है कोई मसला नहीं है, लेकिन वो वर्किंग्स को रखना आपने। ओके, सही है, क्योंकि ये वर्किंग्स नोट का पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1-2 दिन में दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको, जब थोड़ा नोट पक्का हो जाए तो आप देखोगे उनके अंदर ऐसी कोई वर्किंग्स आपको नजर नहीं आएंगी। यूजर को ये नजर आता है बैलेंस शीट, उससे फिगर जो निकलती है, जो यहाँ पे रेफर होनी होती है, बताया था ना परसों, परसों बताया था ना, पीपी के नोट की आखिरी फिगर कहाँ जाती है, बैलेंस शीट के फेस पे। याद है ये बात, यहाँ से फिगर निकली थी, ये टोटल की जो ये क्लोजिंग बुक वैल्यू थी, मैंने कहा था ये कहाँ जाएगी, ये बैलेंस शीट के अंदर पीपी के अंदर नजर आएगी। ये बात याद है, ये याद है तो हाँ बोल दो, नहीं याद तो ना बोलो, ये ऐसे गूंगे मान के क्यों बैठे हुए हो। ये आखिरी फिगर जो थी वो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में पीपीई के आगे नजर आई थी, जब मैंने कहा था नोट नंबर पता नहीं कौन सा भी था। ठीक है, वो फिगर यहाँ से मैच करती है, ये बात याद है। तो इतनी सी बात बोलते हुए क्या आप लोगों को डेथ पड़ती है, बोल दिया करें, वो जिसको कहते हैं वो दूसरी बात, वो मौत पड़ती है वही जी। तो यूजर के सामने क्या होता है, ये फिगर बैलेंस शीट के फेस पे बुक वैल्यू, फिर उसकी डिटेल के लिए ये नोट बस, और सब नोट्स, ये वर्किंग सेटिंग्स ये यूजर के सामने नहीं हुआ करती। ठीक है, तो पहला सफा नोट की मेन बॉडी, दूसरा सफा सब नोट्स, तीसरे सफे से वर्किंग्स का स्टार्ट, जिसमें मैंने आज पहली वर्किंग कर दी, सिर्फ एक जुमला लिखा है, एक नोट लिखा है। डन, चलें आगे। लें जी, ऐसे ही हमने हर हर पॉइंट के ऊपर थोड़ा थोड़ा टाइम अब लगाना है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको पूरे भगा दें, फिक्सचर्स को, फिक्सचर्स को, पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट 2 भी हो गया, इसको हमने इग्नोर करना था। पॉइंट 5 के अंदर आप फिक्सचर्स को कर लो, कॉस्ट गिवन है, डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड यानी ओपनिंग, ओपनिंग ओपनिंग है, ऐसे ही है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रॉड डाउन। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था सवाल के अंदर डेट ऑफ एडिशन या डेट ऑफ डिस्पोजल मिसिंग हो तो साल का पहला दिन अज्यूम कर लेना। अब मुझे नहीं पता कि एसेट्स आर सोल्ड ऑन विच डेट। ठीक है, तो पहली बात तो प्रॉब्लम समझे ना कि डेट क्या है जी, डेट इज मिसिंग। अब डेट अगर मिसिंग है तो फिर हमने अगला काम क्या किया था, अगला काम क्या किया था, अज्यूम, अज्यूम इट द फर्स्ट डे ऑफ ईयर। ठीक है जी,
अज्यूम ऐसे लिख लो, सोल्ड ऑन यकम जनवरी 15, यही बनता है ना, यकम जनवरी 15 हमारे साल का पहला दिन, ठीक है जी। तो सवाल में डिस्पोजल की डेट मिसिंग थी, हमने क्या अज्यूम किया, साल का पहला दिन। देखो आपको स्टेप्स याद है डिस्पोजल के, याद है? ये बात बोलने में भी तकलीफ हो रही है, कुछ मसला है क्या? मसला है, सारी क्लास को खड़ा कर दूंगा मैं अगर अभी ना बोले तो। आप लोग यहाँ से पता नहीं क्या, मतलब पिकनिक करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, जवाब सवाल किया करें जी। डिस्पोजल के स्टेप्स याद है? शोर भी नहीं मचाना, सिर्फ बोल दिया करें, मेहरबानी जी। बंदे को लगता है पता नहीं मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी वट्टे रखे हुए के, ठीक है ना, पता ही नहीं चल रहा कि ये क्लास वही है जिसको ये सारा कुछ पिछले 19-20 दिन मेहनत करके पढ़ाया हुआ है। ऐसे ना किया करें, पिछली क्लास बहुत रिस्पॉन्सिव है। अभी रिजल्ट भी इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि क्या क्या फर्क आया है, और इंशाल्लाह वो जीते हुए होंगे इंशाल्लाह। अच्छा ओके, अब अगली दफा देखते हैं। हाँ तो पढ़ने वाला है तो जो मतलब, अब चले छोड़े जी। डिस्पोजल के स्टेप्स याद है कुछ? स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट क्रेडिट करते हैं, अगर रीवैल्यूड एसेट हो तो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट। अब यहाँ पर अगर कोई एसेट रीवैल्यू हुआ भी है तो वो लैंड और बिल्डिंग है, फिक्सचर तो नहीं हुए थे, ठीक है ना। इसका मतलब एसेट अकाउंट में से इस फिक्सचर की कॉस्ट क्रेडिट होगी, जो कि फिगर हमें मिल गई पहली 41, ठीक हो गया जी। स्टेप 2, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट डेबिट होती है, अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन डेट ऑफ सेल तक। अब हमारे फिक्सचर का कॉस्ट मॉडल है तो डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन हमें चाहिए। अब डेट ऑफ परचेज भी हमें नहीं पता, और डेट ऑफ सेल हमने क्या की है, अभी अभी अज्यूम की है। तो फिर जब ये डेप्शन ब्रॉड फॉरवर्ड है तो उसका मतलब ये डेप्शन किस दिन की है जी, एज ऑन यकम जनवरी 15 की है ना, और ब्रॉड फॉरवर्ड ये बनती है। तो अगर ये यकम जनवरी 15 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है, तो फिर यही वो डेप्रिसिएशन है जो स्टेप 2 के अंदर हमने डेबिट करनी है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो भाई सही है, तो सवाल में कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ सोचना ही था थोड़ा सा। एसेट अकाउंट में से, फिक्सचर के अकाउंट में से 41 की कॉस्ट क्रेडिट होगी, और अक्यूमुलेशन में से उसकी 31 की जो अक्यूमुलेशन है वो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। डेट ऑफ सेल गिवन नहीं है तो साल का पहला दिन अज्यूम कर लिया, और साल के पहले दिन तक की डेप्शन ये मौजूद है। ये समझ आ रही है? अच्छा, अब स्टेप 3 क्या होता था, वी विल रिकॉर्ड कैश, पीपीई के नोट में कहीं कैश रिकॉर्ड नहीं होता। स्टेप 4 में क्या आता था, गेन या लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है। मैं पीपीई का नोट बना रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहा, इसलिए पीपीई का नोट बनाते हुए मैं सेल प्रोसीड्स क्या कर सकता हूँ, इग्नोर, सवाल की रिक्वायरमेंट जो पीपीई का नोट, ठीक है। तो स्टेप 1 41 को एसेट में से निकाल दो, स्टेप 2 31 को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से निकाल दो। समझ में आती है बात? फिक्सचर्स डिस्पोजल कितना जी, 41, ये क्रेडिट हो गया स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से, ठीक है जी। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डिस्पोजल की वैल्यूएशन डेबिट होगी कितनी जी, 31, भाई सही है। अब स्टेप 3 मैंने कहा, स्टेप 3 और स्टेप 4 को छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है पीपी का नोट बनाते हुए, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब उसके बाद यहां पर कोई फिक्सचर्स में कोई रीवैल्यूएशन का जिक्र था, सवाल पूरा पढ़ा है ना आपने? देखो ये तो वैसे ही सीडब्ल्यूआईपी का पॉइंट अभी पढ़ाना है, पढ़ लिया हमने, एडिशन टू प्लांट है, ये फिक्सचर है, ये प्लांट और फिक्सचर है, रीवैल्यू सिर्फ लैंड और बिल्डिंग की हो रही है, और फिर पॉइंट आखिरी में डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब फिक्सचर से रीवैल्यू नहीं होना, अगर रीवैल्यू नहीं होना तो कोई ट्रांसफर की एंट्री नहीं है, कोई रीवैल्यू सरप्लस लॉस का जिक्र भी नहीं है, कोई ट्रांसफर की एंट्री नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं है, नहीं डेप्रिसिएशन हो, ठीक है। एडिशन है ना, वो लिख दिया, एडिशन तो है, लिख तो दिया, और क्या करना है, क्या चाहते हो जी। रह क्या गया जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स पे निकालने लगे हैं, और ये वो पुरानी क्लासेस हैं जो सेकंड लेक्चर से बात शुरू हुई थी, स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्शन निकालना सिखाई थी, फिर डिस्पोजल आया था, स्ट्रेट लाइन भी था, रिड्यूसिंग बैलेंस भी था, वो वाली बातें पढ़ी हुई सारी। नोट में कुछ नया नहीं सीख रहे हैं हम, सिवाय इसके के नोट के फॉर्मेट को समझ रहे हैं, एडजस्टमेंट सारी की सारी पढ़ी हुई है आपने, ठीक है। जैसे डेप्शन एक्सपेंस निकाला करते थे हम, कैसे जी, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, याद है? तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। अब कौन सा एसेट है जी, फिक्सचर्स, ओ तो ठीक है, फिक्सचर्स तो क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, टेंशन की बात, कोई टेंशन की बात नहीं है जी, हमें पता है, हमें आती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। फिक्सचर्स के ऊपर 25% है रिड्यूसिंग बैलेंस, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता था, तो आपको याद है कि हम ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ
नहीं, आपको याद है इसका मतलब कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती ओपनिंग एसिड्स के लिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होती है। यहाँ पे इसका मतलब हमें बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस करके रेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बुक वैल्यू ऑफ ऑल निकला करती थी कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल। वैसे तो सवाल के अंदर वो गिवन है, इधर देखो 390 क्या है, फिक्सचर एंड फिटिंग की कॉस्ट सबकी, एक्यूमुलेशन कितनी है जी 140, तो 250 गिवन है, 250 बुक वैल्यू गिवन है। पर्चे में ऐसा सवाल हो तो आपने 250 डायरेक्ट उठाना है, लेकिन मैं जरा रिवीजन करवा रहा हूं ना, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं जरा पूरी बात लिख दूं। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो फिर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल निकालने के लिए क्या करोगे, ये देखो सवाल नहीं दी होती बुक वैल्यू तो फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है ना। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 390 माइनस ओपनिंग रिडक्शन ऑफ ऑल 140, 390 माइनस 140, ये क्या आ गया जी 250। ये 250 क्या है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, पर्चे में गिवन थी ना सवाल के अंदर, वहीं से उठा के लिखनी थी, मैंने जरा प्रैक्टिस कराई, थोड़ा रिवाइज करवाया, ठीक है। ये क्या आएगा जी, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसिड्स माइनस करना है मैंने ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स को, वो सवाल में गिवन नहीं है, वो सवाल में गिवन नहीं है। लेकिन इतना याद है मुझे कि अगर मुझे सवाल में कॉस्ट दे दी जाए और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दी जाए तो इन दोनों के डिफरेंस से मैं बुक वैल्यू निकाल सकता हूं। तो कितनी बुक वैल्यू आती है 10। ये 10 कैसे निकला, चलो रिवाइज कर लेते हैं इसको भी। ये हमने क्या निकाला है जी, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकाली है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड, लिख भी देता हूं मैं, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। सवाल तो आपने बेशक घर पे किया है, लेकिन पोस्टमार्टम तो क्लास में करेंगे ना, ऐसे ही आज जो नया सवाल मिलेगा आपको घर पे करके आएंगे, फिर कल मैं करवाऊंगा, है जी। तो बुक वैल्यू कितनी आई है जी, ये 10। किसी को समझ नहीं आ रहा कैसे निकला है तो बता दें। ये बुक वैल्यू ओपनिंग डेट की क्यों है, कॉस्ट में से ओपनिंग डेट की एक्यूमुलेशन माइनस की है, ठीक है, और ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई 10। तो बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से मैंने बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस की। कोई मसला, किसी एक फिगर में कोई मसला है किसी को तो पूछ लें। इनटू कितने परसेंट, 25% जी, 60, डन हो गया। उसके बाद ऑन एडिशंस, एडिशन है जी, बिल्कुल है, 40 का एडिशन है, ठीक है। तो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस हो, पहले साल तो रेट ने कॉस्ट पे ही लगना है, हाँ रेजुअल वैल्यू अगर होती तो उसे इग्नोर करते, यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस में और स्ट्रेट लाइन में उसे कंसीडर करते, जाग के बैठना है, ठीक है जी। इनटू 25 फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्यों भाई, एडिशन की डेट ही नहीं गिवन तो डेप्शन तो नहीं हो सकती, एडिशन की डेट नहीं गिवन डेप्शन तो नहीं हो सकती। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था डेट ऑफ एडिशन या डेट ऑफ डिस्पोजल सवाल में मिसिंग हो तो साल का पहला दिन अज्यूम करना, अगर पहला दिन अज्यूम करना है तो फिर सारा साल क्या करोगे, डेप्रिशिएट। तो समझ आ रही है, तो फिर 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑन डिस्पोजल, और चूंकि डिस्पोजल को भी हमने साल का पहला दिन अज्यूम कर लिया है, इसलिए डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन फिर बिल्कुल ही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि साल का पहले दिन अज्यूम कर लिया ना, तो एक दिन भी डेप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल कितनी हो गई जी, 0, और टोटल क्या आ गया 70 क्या है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, किस एसेट का जी, फिक्सचर्स। तो डेप्शन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 70 से, और यहाँ पे छोटा सा मैंने लिख दिया 2 एग्जामिनर के लिए, 370 मैंने निकाला है वर्किंग नंबर 2। डन जी। क्लोजिंग बताइए, 379, एक बार सोच के बता दिया करें, 389 और 171, नेट कर दो क्वेश्चन निकालने के लिए, नेट करो इनको, अच्छा 179 to 10। अभी तो देखिए प्लीज, मेजरमेंट बेसिस क्या है, रिवैल्यूएशन मॉडल, खुदा का खौफ करें, कॉस्ट मॉडल, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग बैलेंस, और रेट है 25%। फर्नीचर फिक्सचर जो फिक्सर रेटिंग जो भी लिखा हुआ है, इट इज ओवर। उसके बाद इससे भी आसान प्लांट, इससे भी आसान प्लांट। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ओपनिंग उठाते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 16-13, डेप्रिसिएशन ओपनिंग है 458, ऑलरेडी हमारे नोट में पहुंच चुके, ठीक है। उसके बाद एडिशन टू प्लांट आर 154 जी, रुपीज इन थाउजेंड में सवाल कर रहे हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है हमने, ठीक है। तो 154 क्या है जी, प्लांट के अंदर एडिशन 154। उसके बाद प्लांट में भी
है। अगेन वेरी सिंपल, एसेट अकाउंट में 277 माइनस करेंगे, बोलो, और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से 195, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, प्लांट मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से जी? 277 से 277 और अक्यूमुलेशन 195। स्टेप 3 कैश, स्टेप 4 गेन लॉस। पीपी के नोट में हमें करने की जरूरत ही नहीं है उनको नोट। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद क्या प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू हुआ है? तो फिर कोई ट्रांसफर की एंट्री नहीं, कोई सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की भी एंट्री नहीं। ट्रांसफर किस चीज की होनी है? लो भाई ये चेक कराओ जरा। ओके, कितना आ गया जी? 1490। ट्रांसफर तो है नहीं क्योंकि रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, डेप्शन तो होगी ना, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन के लिए ये वर्किंग है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बस यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, प्लांट एंड मशीनरी ऑन ओपनिंग एसेट्स, ठीक है जी, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। जमाइयां नहीं लेनी। प्लांट 20% पर एनम है स्ट्रेट लाइन, तो जिंदगी सुकून में ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से माइनस कर देंगे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। सब्सिक्वेंट ईयर में भी रेट किस पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है। तो कॉस्ट ऑफ ऑल सवाल में जाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी गिवन है? 1613। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 277, तो कॉस्ट ऑफ ऑल 1613, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 277, रिमेनिंग पर 20%, बताइए 267 ऑन ओपनिंग। कितने बच्चों ने ऐसे ही निकाली थी वैसे डेप्शन? कितने बच्चों की डेप्शन सही थी, जैसे मर्जी निकाली थी? वो भी हाथ खड़ा करें। ऐसे ये कोई जरूरी नहीं है ये अंग्रेजियां लिखने की। पर्चे में पता है क्या करना था? पर्चे में जिनको समझ, तो रिवाइज करा रहा हूँ ना, पर्चे में आपने यूं लिखना था 390 माइनस 1, बल्कि इसकी बजाय वो 250 उठाना था। 250 माइनस 10 इंटू 25 प्लस 40 इंटू 25 इज इक्वल टू 70। बस ये वर्किंग शो करनी थी एक ही लाइन के अंदर। ये तो आपकी रिवीजन के लिए मैंने बोला, एक लाइन के अंदर मैंने क्या बोला समझ आइए? एक लाइन यहाँ पे लिखना था वर्किंग 2, वर्किंग 2 लिखना था 250 माइनस 10 इंटू 25 प्लस 40 इंटू 25 इज इक्वल टू 70। वो 70 उठा कर, दैट्स इट। ये वर्किंग है, पर्चे में ये करनी है। तो आपको सिखाने के लिए सारी चीजें तफसील से की जाती हैं, ठीक है? ओके जी। उसके बाद ऑन एडिशन, एडिशन कितना है जी? 154 इंटू, लेकिन फ्रैक्शन यहां भी नहीं लगाना, क्योंकि ये देखो एडिशन टू प्लांट 154 है, डेट गिवन नहीं है, तो साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे, पूरा साल डेप्रिशिएट कर लेंगे जी 31। उसके बाद जी ऑन डिस्पोजल, और चूंकि डिस्पोजल को भी साल का पहला दिन अज्यूम किया हुआ है, इसलिए कोई डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं है। बोले 290 जी बेटा, बोले बोले जी बेटा। पहले दिन आने वाला तो मौजूद है हमारे पास, जो डिस्पोज हुआ है वो ओपनिंग वालों में से हुआ है। 1613 में से 277 माइनस हुआ है। ये जो एडिशन है 154, ये तो इस साल में आया ना, ये तो डिस्पोज नहीं हो रहा, क्योंकि जो एसेट डिस्पोज हुआ है उसकी डेप्शन भी पड़ी हुई है हमारे पास ओपनिंग में, मतलब वो पुराने एसेट। जो इस साल पहले दिन आया उसमें तो कोई डेप्शन ना पड़ी होती, वो तो अलग पड़ा हुआ है। एडिशन वाला तो बेटा अलग है। ये 277 वाला एसेट किन एसेट में पड़ा था? ये इन 1613 में पड़ा था, जिनमें से इसको भेज दिया। कहां से आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आइए, बात क्लियर है? पक्की बात जी? और कोई? चलें आगे, चलें बताएं फिर। 561 929। देखें जी, मॉडल, मेथड और रेट, मुश्किल या आसान? नई चीज कोई नहीं है, नई चीज तो पढ़ाई नहीं है अभी, वो तो नए टॉपिक पढ़ेंगे, अब तो नई चीज आनी है। वरना आइए 16 के अंदर नोट में और कोई नहीं है जान भाई। जो आपने पढ़ा हुआ है चेंज इन एस्टीमेट आ जाएगा बस, और क्या होगा? ठीक है, रिवैल्यूएशन आपने पढ़ ली है बस, ये कॉस्ट डिटर्मिनेशन पढ़ी थी वो आ जाएगा आज होमवर्क वाले सवाल में। टेस्ट के अंदर 1.5 साल बाद रिवैल्यूएशन हो जाएगी, यही है ना, डिस्पोजल आ जाएगा उसमें, रिवैल्यूड एसेट का डिस्पोजल इसमें नहीं, उसमें आ जाएगा। यही होता है, जो पढ़ा हुआ है उससे बाहर की बात नहीं होती, बस आप पढ़ते ही नहीं। तो नोट के अंदर अभी तक कोई हमें परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमने पीछे मेहनत सारी कर रखी है। अब हम उन चीजों को नहीं सोचते। हमें पता है एक्सचेंज की एंट्री क्या है, हमें पता है डेफिनेट एक्सपेंस कैसे निकलना है, हमें पता है डिस्पोजल की एंट्रीज क्या है, तो वहां की हुई मेहनत यहाँ काम आ रही है। यहाँ कोई नया नहीं है, बस फॉर्मेट समझ रहे हैं चीजों को लिखने का। सही है, चलें आगे। चले जी, अब खैर से आपके सामने है सिट्यूएटियन। क्या सिट्यूएटियन है जी आपके सामने? नंबर 5 भी हो गया, 1.6 रह गया है, 1.7 रह गया है, और 1.1 रह गया, ऐसे ही है।
चलो पॉइंट 1 की पहले बात अब कर लेते हैं। देखें जी, अगर आप कोई एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मिसाल के तौर पे कोई प्लांट है जिसे आप इंस्टॉल कर रहे हैं, या कोई बिल्डिंग है, अपने सवाल वाली एग्जांपल ही लेते हैं सवाल के तौर पे, लेकिन आपने मिसाल के तौर पे सुनना है पहले, ठीक है ना। कोई बिल्डिंग है जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपने सोचा आपने कुछ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, को मैप शैप बनवाएंगे, जो भी करेंगे वाला उसको छोड़े, फिलहाल सादा बात रखते हैं, आप मटेरियल मंगवाएंगे। क्या मंगवाएंगे जी? मटेरियल। को मैप बनवाने का खर्चा है या जो भी है, वो सारा कुछ भी क्या है बिल्डिंग बनने का खर्चा ही हो रहा है ना। तो आपने मैप वाले को पैसे दिए बनाने के लिए, आर्किटेक्चर को, या आपने बिल्डिंग का मटेरियल फेंकवाया, तो आप उसकी एंट्री क्या करोगे? बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। अगर आप ये एंट्री करोगे तो गड़बड़ ये है कि फिर आपको इस बिल्डिंग को डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, जबकि अभी तो आपने ईंटें ही फेंकवाई हैं। तो आप ईंटें फेंकवाते ही क्या बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे। हम एसेट को डेप्रिशिएट तब करते हैं जब एसेट रेडी टू यूज हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा मैकेनिज्म समझिएगा। मिसाल के तौर पे, ये सब मिसाल है, ये मेरी अज्यूम्ड फिगर्स हैं, ठीक है। अज्यूम करते हैं 35 रुपए के हम मटेरियल खरीद लाए, तो एंट्री बिल्डिंग डेबिट करने की बजाय एक अकाउंट ओपन किया जिसका नाम रख लिया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या? काम चल रहा है। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या? ये ऐसा काम चल रहा है जिसने अभी कन्वर्ट होकर कैपिटलाइज होना है। ये एक ऐसी चीज इन प्रोग्रेस है जो फिक्स एसेट बनने जा रही है, कैपिटलाइज होने जा रही है। बिल्डिंग बन रही है ना, हमने एक अकाउंट ओपन किया। देखो, हम बिल्डिंग में इसको डेबिट नहीं कर सकते, इंटें खरीदी तो बिल्डिंग डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्डिंग अभी कंप्लीट होकर रेडी टू यूज नहीं हुई। जब तक रेडी टू यूज नहीं होगी उसको पीपीई नहीं कह सकते, ठीक है। सही है। अच्छा, इसी तरह से हम इन ईंटों को एक्सपेंस भी नहीं कह सकते। क्यों? ये एसिड बनने जा रहा है हमारा, ये ईंटें पड़ी हैं, ये लग भी जाएंगी, एसिड बनने जा रहा है, खर्चा थोड़ा ही है ये, मतलब एक्सपेंस आउट थोड़ा ही करना है, इसको तो फिक्स एसिड बनाना, एसेट डेप्रिशिएट करेंगे। इसका मतलब ना तो मैं बिल्डिंग डेबिट कर सकता हूं, ना मैं एक्सपेंस डेबिट कर सकता हूं, ये ईंटें खरीदने के बाद जो कैश क्रेडिट किया। तो फिर क्या अकाउंट बनाया जी हमने? क्या अकाउंट बनाया बोलो? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब जो भी खर्चा होगा इस बिल्डिंग के बनने में, वो हम इस अकाउंट के अंदर डेबिट करते रहेंगे, और जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इस अकाउंट में से निकालेंगे और पीपीई यानी बिल्डिंग अकाउंट में फेंक देंगे, और जिस दिन से कंप्लीट होगी उस दिन से रेडी यूज भी होगी, उस दिन से ऑनवर्ड डेप्रिशिएट करना भी शुरू कर देंगे। बात समझ आई है? तो हम ईंटें खरीद कर लाए, ईंटें, बजरी, सीमेंट, सरिया, रेत, मटीरियल, ठीक है। तो एंट्री पास की हमने, बिल्डिंग डेबिट नहीं, एक्सपेंस डेबिट नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। ये बात समझ आई? ये क्या ले आया जी? हम ये मटेरियल ले आए। फिर हमने मजदूरों को बुलाया, मिस्त्रियों को बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया, और हमने कहा काम शुरू कर दो। उन्होंने काम शुरू किया तो उनको हमने कुछ पैसे पे किए, तो ये भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होने हैं कि नहीं होने? आप अब्बा जी से पूछा आपने, जी अब्बा जी हमारा ये घर कब बना था? उन्होंने कहा 2000 में। जी कितने का बना था बेटा? 20 लाख में बना था। कैसे 20 लाख बेटा? इसके अंदर तो जो है वो 12 लाख का मटेरियल लगा था, कुछ 5-6 लाख रुपए जो है वो लेबर ने ले लिए थे, कुछ ओवरहेड्स भी लग गए थे, ठीक है। कोई मैप वालों को फीस दे दी, कोई जनरेटर लगाया, उसमें डीजल लग रहा था, कोई पानी के लिए, कोई मोटर लगाई, बिजली यूज कर रहे होते थे, इस किस्म के खर्चे हैं, ठीक है। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, यही मिलकर एक बिल्डिंग की कॉस्ट बनती है ना, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो मटेरियल लिया, एंट्री पास की, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये दोनों एंट्री नहीं कर सकते। हमने एंट्री पास की कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट। बिल्डिंग मैंने आगे लिख दिया कि ये किसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है? बिल्डिंग का। कोई प्लांट भी तो इंस्टॉलेशन में 3-4 महीने ले ही जाता है, तो उसकी कॉस्ट भी 3-4 महीने की सील्ड वीआईपी पड़ी रहती है। प्लांट लेकर आए, अभी इंस्टॉलेशन साइट प्रिपेयर हो रही है, खर्चे हो रहे हैं, याद आ रही कॉस्ट डिटर्मिनेशन। फिर उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, कंसल्टेंट पैसे ले रहा है, ठीक है, टेस्ट रन कर रहे हैं, पता नहीं क्या। तो वो 4-5-6 महीने जब लग रहे हैं एक प्लांट को लगने में, तो तब तक वो प्लांट जब तक कंप्लीट नहीं होता कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में पड़ा रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये प्लांट नहीं, ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट 35 से। फिर लेबर को पैसे दिए, तो एंट्री बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, लेबर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट लेबर। कुछ ओवरहेड्स लगे तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट क्रेडिट, सॉरी कैश क्रेडिट, ठीक है। ये क्या है? ओवरहेड्स, ठीक है। ये क्या है? ओवरहेड्स, ठीक है। अब बिल्डिंग्स सारी पे काम चल रहा है, ठीक है। कोई जो है वो बुनियादों तक पहुंच गई है, 3-4 हम यहाँ पे ना बिल्डिंग्स बना रहे हैं अपनी ही फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। वो दफ्तर है मुख्तलिफ, या घर बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम, अफसरों के लिए घर बना रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। कुछ जो है वो पहुंच गई है छत डलने तक, पीसीसी डलना है, जिसको आप लंटर कहते हैं, लेंटिल, ठीक है, पीसीसी। कोई जो है वो यहाँ छत तक पहुंच गए, कोई उससे कम है, कोई बुनियाद में पहुंची हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। कोई एक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई जिसमें हमको बंदों को शिफ्ट कर सकें या अपना दफ्तर खोल सकें, बिल्डिंग में आ रहे हैं यूज करने के लिए, यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी क्लोजिंग डेट पर कितना बनता है टोटल, जरा बताओ।
ये क्लोजिंग में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। ये क्या है जी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये बात समझ आइए? अच्छा जी, उसके बाद अगला पीरियड जैसे ही स्टार्ट होगा, अगला साल शुरू होते ही जब आप जाओगे तो वहां पे ना छत तक पहुंची बिल्डिंग होंगी, ना बुनियाद तक, ना दरमियान वाली, कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। इसलिए उसको एसिड कह रहे हैं। जितनी दीवारें बढ़ चुकी हैं, उसके ऊपर जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लग चुकी हैं, उतना हमारा एसिड बन चुका है। लेकिन उस एसिड को हम बिल्डिंग में इसलिए नहीं फेंक रहे हैं कि अभी पूरी तरह से इस्तेमाल के काबिल नहीं हुआ कि डेप्रिशिएट करें, इसलिए फिलहाल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका मतलब जब अगला साल शुरू होगा, मिसाल के तौर पर ये 14 का साल था पिछला, ये 31 दिसंबर 2014 पर हमें जो है वो भाई साहब जो है सवाल का डाटा ही लिखा हुआ असल में मैंने, ठीक है ना, सवाल का डाटा जो है वो मैंने चुप करके एग्जाम्पल में डाला हुआ है, ठीक है ना। आप उसको छोड़े, आप कहानी समझे। ये 31 दिसंबर 14 पर 91 रुपए का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो पड़ा था, ये 1 जनवरी 15 पर ओपनिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बन गया, ठीक है जी। उसके बाद सवाल ने ही मुझे बताया, लेकिन मैं सवाल की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। इस साल में मजीद कुछ खर्चे हुए, तो हमने कैश जो पे किया इस बिल्डिंग के ऊपर खर्च करने के लिए वो था 53। तो CWIP डेबिट, कोई मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, मैंने अलग अलग नहीं किए, ठीक है ना। वो 53 से क्या हो गए? क्रेडिट। लेकिन इस साल में एक बिल्डिंग जो चल रही थी ना, कुछ हद तक पहुंच गई थी ना, एक बस उसका लंटर डलना रहता था, डाल दिया, बस वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। ट्रांसफर कर रहे हैं, फिनिशिंग होगी, उसकी फिनिशिंग थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ईयर जो है एक बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, बिल्कुल कंप्लीट होने के करीब पहुंची हुई होगी ना, तो एकदम से वो ड्यूरिंग द ईयर अगला साल शुरू होते ही कंप्लीट हो गई। और वो कंप्लीट जो हो गई है उसको अब क्या करना है हमने, उसको हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकाल देना है। सवाल ने बताया उसकी कॉस्ट है 100 रुपए, टोटल 100 रुपए की एक बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। हमने कहा CWIP से निकाल दो और इसे बिल्डिंग में फेंक दो। इसकी एंट्री क्या बनी? इसकी एंट्री बनी बिल्डिंग डेबिट। ये देखो एंट्री क्या बन रही है, बिल्डिंग डेबिट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, ठीक है। यहां पे क्या लिख लिया आपने? बिल्डिंग, और यहां पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। बात समझे हो? इसका मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का, अच्छा अभी भी कुछ बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितना आ रहा है इधर है? 44, ठीक है जी। तो ये पूरी कहानी है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट है। दो चीजें हैं इसके अंदर। जब एडिशन होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, तो उसकी एंट्री क्या पड़ती है, अब हम सीख चुके हैं, बताएं। CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। और जब यहां से कोई एसेट कंप्लीट होकर ट्रांसफर होकर निकल जाता है, तो ऐसी सूरत में इसकी एंट्री क्या होती है, वो जो एसेट है, रिलेटेड एसेट, वो डेबिट करके हम, मैं यूं लिख देता हूं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेबिट करके हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट कर देते हैं। ये ट्रांसफर टू PPE की एंट्री होती है, ठीक है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। असल में तो कहानी ये है कि 1 जनवरी 15 पर बिल्डिंग्स का ब्रॉड डाउन जो है वो सवाल में गिवन था 400, ठीक है ना। ये कहानी ऐसे नहीं करनी, हमने बिल्डिंग का लेजर नहीं बनाया, इसको तो नोट बना रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको समझाना था, ये समझाना था ये कि बिल्डिंग के अकाउंट के अंदर एक 100 रुपए का एडिशन हो रहा है। वो एडिशन कैश के थ्रू नहीं हो रहा, बल्कि CWIP के थ्रू हो रहा है। कैश CWIP में पड़ा था, ठीक है। इसको नोट फरमाना है तो फरमा ले, लेकिन जल्दी करें, पिक्चर ले लें, बेहतर है। मैं लिखता ही, अच्छा जी। अगेन जरा पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं कि अब एडजस्टमेंट में कुछ पढ़ने जोगा रह गया। सबसे पहली बात तो ये लाइन, 31 दिसंबर 14 पर एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसको मैंने कहा था कल नाम दे दो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये कितना पड़ा हुआ है जी? 91। तो 31 दिसंबर 14, ये 1 जनवरी 15 पर, मैंने भी तो यही कहा है, ये क्या है जी? 91 ओपनिंग, ठीक है, सही है। वो पूरी कहानी है, पिछला मैंने कहा था अज्यूम कर रहा हूं मैं सारा कुछ, सिर्फ इसलिए अज्यूम किया कि ये क्लोजिंग कन्वे बना के इसको ओपनिंग बना सकूं, और फिर ओपनिंग सवाल में गिवन है। पिछला सब अज्यूम्ड है, उससे अगली सारी फिगर सवाल में गिवन है, ठीक है। फिर कहता है जी पॉइंट नंबर 1 में, फर्दर कॉस्ट ऑफ 53 आर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपनी। मजीद कॉस्ट जो कंस्ट्रक्ट हो रही है बिल्डिंग, उन पे कितनी इनकर हुई है? 53। तो मैंने कहा इसकी एंट्री होती है CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, हो गई एंट्री।
आ बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो फिर जो कंप्लीट हो गया उसको सीडब्ल्यूआईपी से निकालो और कहां फेंक दो, बिल्डिंग में। तो ये हमने एंट्री पास कर ली, ये क्रेडिट सीडब्ल्यूआईपी और डेबिट बिल्डिंग। लेकिन अगेन एक मसला आया। मसला क्या है, ड्यूरिंग द ईयर लिख के भाग गया ये सवाल। तो हमने तो इसके लिए जान छुड़ा ली हुई है, अगर वो डेट नहीं देगा एडिशन के डिस्पोजल की तो क्या अज्यूम करते हैं, साल का सुकून है भाई, टेंशन ही कोई नहीं है। फिर यहाँ पर भी क्या अज्यूम कर लोगे आप, यकम जनवरी 15 पर ये हुआ है, ठीक है जी, और सही है। लेकिन ये लेजर नहीं बनाना हमने, ये तो हम नोट बना ही रहे हैं ऑलरेडी। ये तो मैंने सिर्फ सिखाने के लिए सारी कहानी आपके सामने कर दी। अब बस ये जो लेजर है ना, ये लेजर इंशाल्लाह हम क्लास के एंड में, मैं जाते जाते 1 मिनट में जो बनाऊंगा ना, ये जो लेजर है ये हम सब नोट्स के अंदर इसकी मूवमेंट बनाएंगे, ठीक है ना। ये पीपीई नहीं है, ये क्लियर कर लो जहन में। पीपीई तो कंप्लीटेड एसेट्स होते हैं, इसमें से निकलकर सिर्फ 100 रुपया पीपीई में गया है। हाँ, लेकिन इसकी मूवमेंट हम इंशाल्लाह बनाएंगे, वो फिर एंड पे देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी डिस्कशन से, जिसमें ओपनिंग 90 था और पॉइंट नंबर 1 की ये लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है, इस पूरी डिस्कशन से मेरे पल्ले तो सिर्फ इतनी बात ही पड़ रही है कि बिल्डिंग में 100 रुपए का एडिशन हुआ, ठीक है, ओके। बिल्डिंग में 100 रुपए का क्या है जी, एडिशन। यहां तक को मसला है तो बताएं कैसी लगी एडजस्टमेंट आपको। अब यहाँ पे आज इसके ऊपर मेहनत इसलिए की, और ये मैंने इसके ऊपर बनाया भी इसीलिए है कि कभी कैश फ्लो के टॉपिक में जाके, कभी किसी और टॉपिक में जाके सीधे जाके कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा, एडजस्टमेंट में आता ही है। जब भी आएगा आप कहेंगे ना हमें नहीं याद, तो मैं फौरन ये वाली जगह ओपन करूंगा, देखो पढ़ाया था, ये एंट्रीज है, ये एंट्रीज हमेशा सीधे जाके की रहेंगी। इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, बार बार यूज होगी। बहरहाल अभी समझ आ गई, समझ आई इसको, समझ आना शुरू हो गई है। हाँ, शक ही तो दूर करना है तुम्हारा, देखो तुम इंप्रूवमेंट आ रही है ना, है शक दूर हो जाएगा इंशाल्लाह, वहम मारे यार, ओके, इंशाल्लाह दूर हो जाएगा, बहुत फाका होगा जी बच्चों। अब रह क्या गया, कोई रह तो नहीं गया, लैंड और बिल्डिंग है क्या, उसको रिवैल्यू करना है जी। लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रिवैल्यूड एट यकम जनवरी 15 टू रुपीज 1500, ऑफ विच लैंड वर्थ 900। तो ये कल भी बात कर ही ली थी मेरे ख्याल से कि ये जो 1500 है, इसमें से वो कह रहा है 900 लैंड है, तो फिर ठीक है जी, ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो सवाल ने भी लैंड और बिल्डिंग अलग अलग रखे हुए थे और रिवैल्यूड अमाउंट भी अलग अलग दी। मैं तो ये मशवरा दूंगा, सवाल अगर लैंड और बिल्डिंग इकट्ठी भी दे देता ना, तो हमें ये एडजस्टमेंट में अलग अलग करने का मौका मिल रहा है, तो हम अलग अलग ही कॉलम बना लेते हैं, मसला कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लैंड अलग बिल्डिंग अलग, इसमें जरा आसानी हो जाती है। बाकी को इकट्ठा बनाना चाहे तो बेशक बनाए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो सवाल ने ऑप्शन नहीं दिया था, सवाल ने अलग अलग रखा हुआ, तो हम भी अलग अलग ही, ओके। अब पहले लैंड को कर लेते हैं, चलो जी। किस दिन रीवैल्यू हो रहे हैं लैंड और बिल्डिंग, यकम जनवरी 15 को। तो सबसे पहले तो यकम जनवरी 15 में हमें क्या चीजें चाहिए होंगी, दो चीजें, एक रीवैल्यूड अमाउंट और दूसरा बुक वैल्यू। रीवैल्यूड अमाउंट सवाल ने बता दी है, रीवैल्यूड अमाउंट सवाल ने बता दी है, लैंड की कितनी है 900, बुक वैल्यू भी सवाल ने बता दी है, कितनी है 500। लेकिन इस सवाल में बताई हुई है ना, हम तो तैयारी उस सवाल करेंगे जिसमें बुक वैल्यू गिवन नहीं होगी, ठीक है। तो मैं जरा वर्किंग फोर पहले कर लेता हूँ, पिछली क्लास पहले ये पहले की थी, चलो अब यहाँ पे कर लेते हैं, तो मसला नहीं है। 31 दिसंबर 2014 पर कॉस्ट कितनी है बताएं, बोले भाई। एक बात याद रखिएगा, टेस्ट वाले सवाल की डिस्कशन हो रही है, समझो ये अब छोटी सी बात। कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट वो 10 साल पहले भी 500 थी, जब 5 साल पहले जब भी खरीदा था, आज भी क्या है 500। यानी कॉस्ट के साथ आप डेट ऑफ परचेज लिखें या कॉस्ट के साथ आप पिछले साल की डेट लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट तो सारी जिंदगी एक ही फिगर रहनी है ना। तो अगर मिसाल के तौर पर मैंने यकम जनवरी 10 पे खरीदा था इस लैंड को, तो यकम जनवरी 10 पे ये कॉस्ट इतनी थी, मैं 31 दिसंबर 12 पे कॉस्ट लिख दूं तो वो भी इतनी है, मैं 31 दिसंबर 14 के सामने कॉस्ट लिख रहा हूं तब भी वो 500 ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 की थोड़ी सी बात कर रहा हूं, टेस्ट के अंदर जो आया था इसमें ऐसे ही था, कुछ था ऐसे, डिस्कस होगा इंशाल्लाह जी। अच्छा, 500 क्या है लैंड की कॉस्ट, फिर 31 दिसंबर 14 पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल से देख के बताओ कितनी है। तो पर्चे में ये थोड़ी अब करेंगे आप माइनस ये जीरो, ये तो आपको सिखाने के लिए, बिल्डिंग की तैयारी के लिए पहले लैंड के ऊपर इस तरह की बात कर दी। हाँ जी, लैंड में कितनी डेफिनेट अक्यूमुलेट हुई पड़ी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लैंड तो डेफिनेट होता ही नहीं है। तो फिर बुक वैल्यू कितनी आ गई 500, और ये तीसरे स्टेप को आप नंबर 1 पे लिखेंगे पर्चे में, तो ये वाला स्टेप इधर लिखा होगा, सवाल में गिवन है ना डायरेक्ट बुक वैल्यू, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। मैं तो उस सवाल की तैयारी कर रहा हूं जिसमें बुक वैल्यू ना हो, जरा कॉस्ट से चल लें। अब क्या करते होते थे जी, कुछ याद है? हाँ जी, वो बात भी नहीं बदल रहे हैं हम, पहले दिन से जो बात कर रहे हैं वही करते चले आ रहे हैं।
अब आप देख लें हम नोट भी नहीं बदल रहे, नोट में भी जो पहले दिन बात कर ली है वो जागते जागते हम सुन रहे हैं, पहले दिन से, दूसरे दिन से, तीसरे दिन से, ठीक है, और जो बात हम करते हैं पहला दिन वैसे ही चलती रहती, वैसे ही है ना। तो यकम नहीं बदलना, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली, और वो सवाल ने बताई थी 900, तो 400 रुपए का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ओके, अब ये लैंड आएगा और सवाल पैदा होगा डेप्रिसिएशन का। सवाल ही पैदा नहीं होगा, लैंड की डेप्रिसिएशन तो होती नहीं है, हाँ, लेकिन तैयारी ऊपर बिल्डिंग की चल रही है, ठीक है। सवाल ही नहीं पैदा होगा, कैसे सवाल पैदा होगा? आपने क्या नहीं, सवाल ही पैदा हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होगा। मैंने कहा सवाल पैदा होगा, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होगा जी। तो ये मुफ्त के नंबर ले, लैंड का सवाल, लैंड रीवैल्यू हो रहा हो सवाल में, मुफ्त के नंबर है, आसान है, ठीक है। ना एसिड कम हुआ, ना रिलेटेड सरप्लस, ठीक है ना। डेप्रिशिएबल एसेट हो ना, तो वो ऐसा ऐसा डेप्शिट होता है, तो उसका सरप्लस भी ऐसा ऐसा कम करते हैं। लैंड खुद डेप्शिट नहीं हो रहा, उसका सरप्लस भी अपनी जगह कायम वाओ दायम रहेगा। ये बात अहम है, सुन लें, आपस में बात करने से पहले सुन लें जी। आप फिर इस सरप्लस का क्या करेंगे? जिस दिन ये लैंड एक्चुअल में बिकेगा, ये उस दिन उठा के सारे का सारा रिटेन अर्निंग में फेंक देना, या हो सकता है कोई अगली रीवैल्यूएशन पे लॉस आए और इस सरप्लस को खा जाए। इसके अलावा इस लैंड के रीवैल्यूएशन सरप्लस को कुछ भी नहीं करना। ओके, सही है, चलो भाई आ जाओ, वर्किंग हो गई। एंट्रीज में क्या कहते हैं जी? सबसे पहले ट्रांसफर, और ट्रांसफर देखो देखो, यहां पे लैंड के अंदर इस सेक्शन में कख भी नहीं आना, ठीक है ना। तो ट्रांसफर कोई नहीं, एडिशन तो वैसे कोई नहीं था, डिस्पोजल वैसे कोई नहीं था, ट्रांसफर जी सर जीरो नहीं ना, आप डैश लगाएंगे, हर जगह डैश लगी जी। ओके जी, ट्रांसफर कुछ है, ट्रांसफर नहीं है, हाँ रीवैल्यूएशन है, और उसमें सरप्लस आया है, और ये सरप्लस कितना आया जी? 400 का। याद है आपको कहा था सिर्फ ये कॉलम देखा करो, पीपी का नोट बनाते हुए सिर्फ, पीपी का नोट बनाते हुए सिर्फ ये कॉलम देखना है, एसिड वाला कॉलम देखना है, ठीक है। एसिड क्या हो रहा है? 400 से डेबिट, हमारी बिला से जो मर्जी क्रेडिट होता है इसके बाद, ठीक है। तो 400 और बोले जी क्लोजिंग क्या आ गया? 900, और वो 900 ही रीवैल्यूड अमाउंट बता रहा था ना, मतलब सवाल सही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन का सवाल ही पैदा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर ये 900 ही है। ओके, उसके बाद मॉडल कौन सा है जी? रीवैल्यूएशन ही सिर्फ लिख दो, अब मॉडल की जगह नहीं है। डेप्शन मेथड नॉट एप्लीकेबल जी, लाइन लगा देंगे, डेप्शन तो नहीं करते लैंड को, डन। बिल्डिंग्स, वैसे तो 31 दिसंबर 2014 पर, इधर देखो, बुक वैल्यू भी लिख सकते थे, और वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, सवाल में गिवन है 400 और 80 नेट करके उसने 320 दिया हुआ है सवाल में, लेकिन मैं जरा प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसलिए मैं जरा कॉस्ट भी लिख देता हूं। ये बात भी जरा करनी है, टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जरा बेस बनानी है। कॉस्ट कितनी? हालांकि सवाल ने क्या कहा था, ये बिल्डिंग्स 10 साल पहले खरीदी है, तो हम 31 दिसंबर 14 पे कैसे कॉस्ट के सामने 400 लिख सकते हैं? कॉस्ट हमेशा कॉस्ट ही रहती है, जिस मर्जी डेट के सामने लिख दो, कॉस्ट तो कॉस्ट ही है, और ठीक है ना। ये बात समझ आई है? इंशाल्लाह टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 2 में हेल्प करेगी, तब मैं वो डिस्कस करूंगा। अच्छा, उसके बाद 31 दिसंबर 14 तक डेप्रिसिएशन नहीं बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो सवाल में गिवन है कितनी? 80। तो मैं बार बार कह रहा हूं, पर्चे के अंदर अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने डायरेक्ट 320 उठाना है, ये दो स्टेप्स करके टाइम जाया नहीं करना। यहाँ तो थोड़ी प्रैक्टिस है ना, पहली बार रिवैल्यूएशन आई है पीपीई के नोट में इस तरह से पूरे सवाल में, तो मैं इसलिए उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ओके जी, आप देखो ना, इसमें हम पता नहीं कब से एसेट खरीदा हुआ है, और 14 के अंदर 8-10 साल बाद एसेट की जिंदगी में लाकर खड़ा कर दिया उसने, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं। आने वाले दिनों में इसको कम करते जाएंगे, जैसे बुक वैल्यू ही सिर्फ लिखनी चाहिए थी, यहाँ पे आपको 400 माइनस 80 यानी 320 डायरेक्ट लिखना चाहिए था। ओके, बाहर फिलहाल तो प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस 320 बीवी है 31 दिसंबर 14। अब एक लाइन खाली छोड़िए और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लीजिए, और रीवैल्यूड अमाउंट, अल्लाह जमाइयां लेने वालों को हिदायत अता फरमा, मुझे भी नींद आ जानी है, जब मुझे आ गई पायलट जहाज जी, जहाज एजेंट है जी। 600 बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट है, ठीक है जी, 600 रुपए बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट, और 280 का सरप्लस आ गया। ये प्रॉफिट लॉस की जगह मैंने बनाई हुई है, ये ना वर्किंग है, वो यूज नहीं हुई, ठीक है। रीवैल्यूएशन सर, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डेप्रिसिएशन भी निकाल के चलते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है हमने, 600 को भी डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से, और 200
तो सी को भी, और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है यकम जनवरी 15 पे खड़े होकर, ठीक है। अच्छा, अब यकम जनवरी 15 पे रिमेनिंग लाइफ कैसे निकलेगी? सवाल में पॉइंट नंबर 6 तो खत्म हो गया, उसने कहा था रीवैल्यूएशन 1500 है जिसमें से लैंड 900 है और रीवैल्यूएशन मैसर फलां फलां ने की है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 7, द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज। ये वो बात है, मैं काफी दिनों से खप रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये पास पेपर, अभी तो क्वेश्चन बैंक में आई ना, पास पेपर में भी आएगी। इसका मतलब जो ओरिजिनल लाइफ थी वो अपनी जगह है, लेकिन हमें रीवैल्यूएशन के दिन रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। यहां पे उसने क्या बताया? द बिल्डिंग्स वर परचेज्ड 10 years बिफोर रिवैल्यूएशन। इसका मतलब ये 10 years क्या है? लाइफ पास्ड। 10 year क्या है? तो सवाल में लाइफ पास्ड गिवन है, हमें रिमेनिंग लाइफ चाहिए, तो कहीं से ओरिजिनल लाइफ ढूंढ ले तो निकल आएगी। कल बात कर ली थी इसलिए मसले को नहीं हुआ आपको, वरना होता 2% स्ट्रेट लाइन मेथड अगर है, इससे हम 1 मिनट में 1 ओवर, इधर ही कर ले, 1 ओवर 0.02 करें तो 50 years आते हैं। 50 years क्या है जी? ओरिजिनल लाइफ। और लाइफ पास्ट कितनी है जी? 10 years। तो 50 में से 10 गए तो रिमेनिंग 40, तो डिवाइडेड बाय 40 और चोर जी 15 और 5। बीवी बताओ क्या 7 है? ये 7 है। अच्छा जी, बातें मत करो, 40 चोर। जी बच्चों, साल के पहले दिन ऐसे क्या हो रहा है? रिवैल्यू। तो रिवैल्यू के लिए सबसे पहला काम ट्रांसफर। वैसे तो यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे देखें तो दरमियान रिडक्शन 80 ही नजर आती है, लेकिन नोट बना रहे हैं तो क्या जरूरत है? साल का पहला दिन था तो हमने ओपनिंग के बाद ट्रांसफर लिखा ही इसीलिए था पहले, और सही है। और जो होमवर्क का सवाल है आज, उसमें साल के आखिरी दिन जो है वो रिवैल्यूएशन है, तो ट्रांसफर आखिरी दिन होगी, तो फिर पहले डेप्रिसिएशन लिखना फिर ट्रांसफर, बता दिया हुआ है ना, ठीक है। अब 80 रुपए की डेप्रिसिएशन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे पड़ी है, इसको क्या करना है? ट्रांसफर। एंट्री बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 80 से, कोई डिस्पोजल नहीं है। और उसके बाद रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन पे सरप्लस भी हो सकता है और लॉस भी। सरप्लस होता है तो पॉजिटिव, लॉस हो तो नेगेटिव। और सरप्लस कितना आया जी? 280। और क्या बताया था आपको कि आपने सिर्फ कौन सा कॉलम देखना है? एसिड वाला। एसिड अकाउंट 280 से क्या हो रहा है? डेबिट, यानी बढ़ रहा है। तो कितना गया ये? 280 जी। 700। आज कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? अगर हमारी बिल्डिंग की लेटेस्ट डिविडेंड अमाउंट 600 है तो आज तक एसेट अकाउंट 600 शो करता था, यानी सवाल गलत हो गया। अरे हाँ, बिल्डिंग भी तो आई है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से, अभी भी 600 सही है, उसमें 100 रुपए क्या हो गया? एडिशन वाला है। ओ, एडिशन वाले एसेट को रिवैल्यू ही नहीं किया, करना ही नहीं था, करना ही नहीं था, क्योंकि जो इस साल में एसेट आया है उसकी यही फेयर वैल्यू है जितनी कॉस्ट पे वो आया हमारे पास। कोई बिल्डिंग आज जाके खरीदो तो उसकी फेयर वैल्यू भी क्या है? वही जितने की खरीदी है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। दूसरी बात, वैसे भी वो बता रहा था कि रिवैल्यूएशन के बारे में कि ये उन बिल्डिंग्स की है जो 10 साल पहले खरीदी गई, ठीक है ना, और सही है। तो 10 को रिवैल्यू, ये 100 वाली बिल्डिंग को रिवैल्यू नहीं करना था, बाकी को कर लिया हमने। अच्छा जी, अब डिस्पोजल तो कोई नहीं है, डेप्रिसिएशन भी कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन इधर देखो, आज तक क्या आदत थी? ये 15 की डेप्रिसिएशन उठाकर लिख देते थे, लेकिन आज थोड़ा सा मसला है, आप थोड़ा सा सब्र करके बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन यहां निकालो। वैसे तो डायरेक्ट भी निकल सकती है, पेपर में तो डायरेक्ट काम करेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप को खोल देता हूं। तो ऑन ओपनिंग एसेट्स जो है वो आपने वर्किंग नंबर 3 है, 3 में 15 निकालिए, ये ओपनिंग ही तो है, ये ओपनिंग बिल्डिंग्स ही तो हैं जो 10 साल पुरानी आ रही थी। तो इस साल कितना डेफिसिट हुई है? 15। तो ओपनिंग एसेट्स के ऊपर इस साल, ओपनिंग बिल्डिंग्स के ऊपर इस साल की डेफिसिट कितनी है जी? 15। ठीक हो गया? तो समझ आ रही है? उसके बाद है ऑन एडिशंस, कितना एडिशन है जी? 100। रेट ऑफ डेप्सिएशन है 2%, या 2% कह लो, या इसको यूं कह लो कि ये 100 डिवाइडेड बाय 50, बात तो एक ही है ना। अच्छा जी, कितना आ गया? 2 जी, 17 जी, 17। एंट्री बोले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। लो भाई, ये सब के सब वर्किंग 2 से मिले हम। और इधर देखो, करो, ये भी वर्किंग 2 से हमें मिली है फिगर 280 की। ये वर्किंग नहीं, उधर वर्किंग 3 है, सॉरी,
वर्किंग 3 से और ये वर्किंग 4 से, ऐसे ही हुआ ना? ठीक है जी, चले बताएं जी। 17 और 680 बुक वैल्यू मैच नहीं करने बैठ जाना, क्योंकि इसमें एक एडिशन भी आ गया। करना चाहो तो वैसे कर भी सकते हो। जो बुक वैल्यू ये आ रही है इसमें 80 इसमें 98 को ऐड कर दो तो भी मैच कर जाएगी। 98 क्या है? ये बुक वैल्यू है ओपनिंग वालों की, और जो 100 वाली बिल्डिंग आई 2 रुपए डेप्रिशिएट होकर वो कितनी बच गई? 98। ठीक है ना? तो इस तरह बार जरूरत नहीं करने की। ठीक है जी। कौन सा मॉडल? रिवैल्यूएशन मॉडल है, स्ट्रेट लाइन है। अब इधर देखो 40 इयर्स भी यूज हो रहा है और 50 इयर्स भी यूज हो रहा है। हाँ 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 ओपनिंग, हाँ हाँ ओपनिंग वाला 15 40 इयर्स के हिसाब से निकला है। 40 इयर्स वैसे 40 इयर्स का मतलब क्या होता है जरा चेक बताओ जरा। 40 इयर्स का मतलब परसेंटेज क्या होती है वैसे? 1/40 इंटू 100 कितना बनता है? 2.5 बेटा। अच्छा, यानी यानी हमारे इस बिल्डिंग वाले कॉलम में 2.5% भी इस्तेमाल हुआ है 40 इयर्स, और 2% भी इस्तेमाल हुआ है 50 इयर्स। ठीक है, अब 3 तरीकों से लिख सकते हो, मतलब जैसे मर्जी आए। ये आप यूं भी लिख सकते हो 40 इयर्स से 50 इयर्स इस्तेमाल हुए हैं, ऐसे लिखा करेंगे। दो लाइफ यूज हो गई ना, तो लिख दो 40 से 50। 40 भी यूज हुआ और 50 भी यूज हुआ, ऐसे ही है। यूं लिखना चाह रहे हैं तो यूं लिख दो 2% से 2.5%। आपको नहीं, हमें ये दोनों बातें पसंद नहीं आई। हम तो जो वर्किंग में किया वो वही करेंगे। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया जी? यूज 40 इयर्स, तो हम कहेंगे 40 इयर्स, और दूसरे में हमने यूज किया 2%, तो 2% ऐसे लिख दो यार, कोई मसला नहीं है। जिंदगी आसान है, जिंदगी आसान है, मुश्किल ना बनाया करो। बस दोनों चीजें लिखनी है तो जैसे मर्जी लिख दो। क्या लिखना चाहोगे? लास्ट वाला मुझे पसंद नहीं है। तुमने कहा फर्स्ट तो कभी भी नहीं लिखूंगा। अच्छा लिख रहे जी 40 इयर्स से 50 इयर्स भी लिख सकते हैं। रेट 2.5 से 2% भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो सही है। नहीं, आप कुछ सब नोट्स बनाने हैं 3 चौथे की जगह छोड़ देते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। अच्छा जी सुने, अगर सवाल में रीवैल्यूएशन आएगी, कुछ मिटाऊंगा नहीं, टेंशन लो, तस्वीर बनाने वालों टेंशन ना लो, कुछ मिटाऊंगा नहीं, कोशिश यही होती है। अगर सवाल में रीवैल्यूएशन होगी तो मेन नोट के बाद 3 सब नोट्स रीवैल्यूएशन के रिलेटेड होंगे। 3 सब नोट्स, ठीक है, जिनमें सबसे पहला सबसे मुश्किल है 7.2। आईएस 16 ये कहता है कि देखो वैसे ही स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि अपने किसी रिश्तेदार से रीवैल्यूएशन नहीं करवानी है एसेट्स की। बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो एसेट को रिवैल्यू करे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है एसेट्स बढ़ जाना, वो एसेट्स बढ़ जाना खुशी की बात है ना, तो यूजर को आप मिसगाइड कर सकते हो खाला के बेटे से एसेट रिवैल्यू करवा के। नहीं, इंडिपेंडेंट बंदा हो, एक्सपर्ट हो, उसके लिए अब आप जब आप कैफ के बाद ऑडिट पे जाओगे ना, थोड़े सीनियर हो गए, तो फिक्स एसेट में रिवैल्यूएशन अगर होगी आपके क्लाइंट पे, तो वहां पे फिर आपको वो प्रोसीजर्स लगाने होंगे, जिसमें वो प्रोसीजर्स होते हैं डिफरेंट। आप देख रहे हो स्टेट बैंक के पैनल पे ये बंदा है भी या नहीं है, फिर ये बंदा कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप कुछ अपने जो है वो टेस्ट लगा रहे हो, तो उसको चेक भी कर रहे होते हैं कि इसकी रिपोर्ट पे रिलाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और फिर ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो ये रिक्वायरमेंट है आईएएस 16 की कि आप ये बात लिख के बताओ कि बंदा इंडिपेंडेंट था या नहीं था, और जो आपने लास्ट रिवैल्यूएशन की है उसकी डेट बता दो। तो ये वाला जो डिस्क्लोजर है ये सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सवाल से एज उठा के इसको कॉपी पेस्ट करना होता है। हाँ सचमुच ये मुश्किल नहीं है, कहने का मतलब ये सबसे मुश्किल नहीं है। इसको हमने क्या करना है, सिर्फ सवाल से। ये देखो सवाल में लिखा हुआ लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड यकम जनवरी 15, ये डेट भी मिल गई यहां से, बाय मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स। अब कंपनी है फैम, तो ये जैक्सन जो है ये कहीं से रिलेटेड पार्टी नजर नहीं आ रही है, होगी तो सवाल खुद बताएगा कि रिलेटेड पार्टी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी लिखा हुआ है आगे बेसिस, वो एज इट इज उठाकर ये सारा जुमला आपने कॉपी पेस्ट करना है। ये पहला तो मुश्किल था ना पहला डिस्क्लोजर। इधर देखो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, हम लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन यकम जनवरी 15 बाय मैसर्स जैक्सन एंड को चार्टर्ड सर्वेयर्स। बल्कि यहां पे एक और छोटा सा जुमला ऐड भी करें, चार्टर्ड सर्वेयर्स का कॉमा डाल के, एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स
ठीक है, आगे वो बेसिस लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ, जो जुमला लिखा मुझे बता दो, मैंने भी नहीं याद किया हुआ, कभी भी नहीं किया ना, हमें पता है ये क्या होता है, वो एक्सपर्ट्स का काम होता है, जो निकालते हैं रिवैल्यूएशन की फिगर्स, जो रिवैल्यू करते हैं वो उनका काम है, हम तो रिपोर्ट देख के बस ये चीज लिख देते होते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है, हम बस देखकर एंट्रीज कर देते होते हैं, हम रिवैल्यूअर नहीं है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग यूज वैल्यू ऑन द, अब बस ये जो भी लिखा होगा ये हम एज इट इज लिख देंगे। मेन बात ये नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ पता नहीं क्या क्या, मेन बात सिर्फ ये दो चीजों का बताना है, रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन यकम जनवरी, ठीक है, बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स, दैट्स इट। जी बेटा, कोई बात नहीं बेटा, ये मैंने तो जुमला सवाल से देख के लिखा है ना, इसलिए छोटा ही लिखना था, मैंने कहा कॉपी पेस्ट करना है, हमने सिर्फ ये बात कॉपी पेस्ट की है, जरा आप अपनी एडजस्टमेंट ओपन करें रिवैल्यूएशन वाली, उसमें सारी बात लिखी हुई है, कुछ भी यहाँ पे मैंने अपने से नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लास्ट का लफ्ज अपनी तरफ से लिखा है, दैट्स इट। लिखा हुआ मैंने लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन यकम जनवरी 15 बाय मेसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स, ये एक छोटी सी लाइन डाली है, एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स, एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स, बता दो ये, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, फिर अगली बात वहीं से, मुझे भी नहीं पता क्या लिखा हुआ, जो लिखा हुआ उठा के लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग यूज वैल्यू ऑन द ओपन मार्केट, ठीक है, तो सवाल से उठाकर कॉपी पेस्ट किया, ठीक है जी। उसके बाद एक सब नोट है, उसके लिए आपने वो 5-6 लाइनें खाली छोड़ देनी अपने रजिस्टर्स पे, ठीक है जी। उसके बाद उससे अगला सब नोट ये मैं कल बनाऊंगा, ये है जी मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन, लो भाई इससे आसान कोई सब नोट हो ही नहीं सकता। इधर देखो, मैं इस मुश्किल वाले की बात करता हूं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या है ये, 0, यानी साल का शुरू, यकम जनवरी 15, इन्हें को चुप कर दें, यकम जनवरी 15 साल का शुरू है, दरवाजा बंद कर दो बेटा, चुप कर दें आप लोग जी। ऑन यकम जनवरी 15 रिवैल्यू है, ठीक है, तो साल का पहला दिन यकम जनवरी 15 था, कितना सरप्लस पड़ा था, 0, ओपनिंग में कितना है 0, अरोज ड्यूरिंग द ईयर कितना है 280, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग कितना है 7, और क्लोजिंग कितना है भाई, ये ना ये लेजर बनाना सीखा हुआ है हमने, रिवन सरप्लस का लेजर ऐसे बनता था, ओपनिंग की कुछ भी नहीं है, इस साल में जो सरप्लस आया उसकी एंट्री हमने की एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, फिर जो 7 ट्रांसफर हुआ रिवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, और क्लोजिंग जी कितना है 273, ये लेजर नहीं बनाना, बस इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर देना, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस बन जाएगा, इतना ही आसान है ये, ठीक है। तो ओपनिंग, फिर अरोज ड्यूरिंग द ईयर, प्लस भी नहीं लिख रहा मैं, प्लस हो जाएगा बस, प्लस कर देना, प्लस माइनस कौन लिखता है, बड़े हो गए, ठीक है, लिखना तो लिख लो, अरोज ड्यूरिंग द ईयर, फिर ट्रांसफर्ड लिख दो बस, टू रिटेन्ड अर्निंग्स ही होता है, पता है एग्जामिनर को, बस ट्रांसफर्ड लिखो, टाइम बचाओ, और क्लोजिंग बैलेंस, दोनों के लिए अलग अलग, क्योंकि सब कुछ अलग अलग चला रहे थे ना, फिर टोटल करने की भी जरूरत नहीं है जी। बोले बिल्डिंग ही पहले बता दिया, ओपनिंग कितना है 0, मुश्किल भी यही है, अरोज ड्यूरिंग द ईयर कितना है 280 जी, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स 7, क्लोजिंग 273, डन। लैंड ओपनिंग कितना पड़ा है 0, अरोज ड्यूरिंग द ईयर 4, वर्किंग करवा रही है, लेजर नहीं बनाने बैठ जाना, ये काम नहीं करना हमने कि लेजर बना के फिर उधर जाएंगे, क्यों भाई, डायरेक्ट करें ये काम, ठीक है। अरोज ड्यूरिंग द ईयर 400, ट्रांसफर्ड नील, तो क्लोजिंग 400 ही, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, मुश्किल सब नोट है, ये भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आज करवाओ ना तो आप खाम खाम दिल पे बोझ ले, पता नहीं यार ये क्या था, कॉस्ट मॉडल और सेपर करो भी एक और सब नोट है, रजिस्टर बंद करने का कहा है किसी ने, अब जिन्होंने बंद कर दिया दिल करता है उन्हें नोट ना करने दूं, ये वाला सब नोट 7.5, एक छोटी सी बात थोड़ी देर पहले की थी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की जो मूवमेंट है, लेजर है ना, लेजर स्टेटमेंट फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना है, और वो क्या बन जाएगी, मूवमेंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये भी बना दिया करो, मूवमेंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जी। बोले ओपनिंग बैलेंस, छोड़ो लेजर को, डायरेक्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन इन सीडब्ल्यूआईपी जिसकी आपको एंट्री थोड़ी देर पहले सिखाई थी, सीडब्ल्यूआईपी डेबिट कैश क्रेडिट, फिर ट्रांसफर टू पीपीई, सिर्फ ट्रांसफर लिख लो, एग्जामिनर को पता है सीडब्ल्यूआईपी से ट्रांसफर रिटेन्ड अर्निंग में नहीं होता, पीपीई में ही होता है, ठीक है। ट्रांसफर टू पीपीई जिसकी एंट्री आपको सिखाई थी, पीपीई डेबिट, सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट, और क्लोजिंग बैलेंस। अब
लेजर तो देख ले तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन हम तो फिलहाल सवाल को पहले देखकर ट्राई करते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट बनाने के लिए हम कौन सा लेजर बना के फिर उसको मूवमेंट उसमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी करते हैं। ओपनिंग 91, फर्दर कॉस्ट ऑफ 53 आर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 53। अ बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड कितने की, 100 की। ये देखो, ये देखो देखो, देखो ये इंपॉर्टेंट थिंग, ये यहां से निकला और ये नजर भी आ रहा है, ठीक हो गया, जरूरत नहीं कहीं पे लिखने की, दोनों जगह नजर आ रहा है। और क्लोजिंग 44, यही चीज मैंने लेजर में बनाई थी, तो लेजर को ही बस स्टेटमेंट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। ये देखो यही है 91 प्लस 53 माइनस 100 इज इक्वल टू 44, ठीक है जी। जी बेटा, हैं टाइम क्या था, मार्क्स के हिसाब से होता है भाई टाइम। अच्छा जी सुने, आज वाले होमवर्क वाले सवाल को आप देखें, देखें जरा देखें। ये सवाल का नाम है कार्ली। ये सवाल भी आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ये सवाल इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊंगा जी, होमवर्क है फिलहाल। अब सुने, ये सवाल दोबारा भी करना है फैम वाला, और कार्ली वाला सवाल करके आना है। इधर देखें, इसमें अगेन ओपनिंग बैलेंसेस आपको अवेलेबल है, फिर ये रेट्स वगैरह गिवन है, फिर लैंड और बिल्डिंग रीवैल्यू हो रहे हैं लेकिन ये एंड पे हो रहे हैं, ये फर्क है। फिर मशीन एक बिकी है, एक नई मशीन खरीदी है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी उसमें चेक हो रहा है, ठीक है। और मेथड चेंज हो गया, चेंज इन एस्टीमेट भी है सवाल में, बनाना वही नोट है, ठीक है जी। तो इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, कल मैं बनवाऊंगा। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।